हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे अब, क्योंकि इस बार हमें क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देना है। चैप्टर हमारा चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय, और इसी का एक मैंने सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो करा दिया था, लेकिन एक पार्ट रह गया है जो कि है पाठ्यगत प्रश्न। पाठ्यगत प्रश्न को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में है ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए बेटा आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होता है, और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होती है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और बेटा हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस हम कवर कराते हैं ना, वो सब अरेंज फॉर्मेट में ही करवाते हैं, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा चुके हैं, सबके नोट्स कैसे मिलेंगे हमको? बेटा सारी ही क्लासेस के जो नोट्स की लिंक है ना, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आप कोशिश करिएगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, और जो जो चीज़ें मैं लिखती हूँ आप उसे नोट डाउन करते चलें। जो मैं आपको बड़े बड़े आंसर या छोटे आंसर, जैसे कि कभी अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, जैसे जैसे लिखवाते चलती हूँ आप वो लिखते चलो, है ना। तो अगर आपको मेरे ही नोट्स चाहिए तो लिंक आपको नीचे दी गई है, वहाँ पर मिल जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स बनाना है फिर तो बहुत अच्छी बात है। आज अच्छा एक चीज़ और, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए। तो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल अलग है। अगर आप पूरी इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करें हमारे पाठ्यगत प्रश्न को। ये रहा वो पाठ्यगत प्रश्न, मतलब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसके, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने, भाई प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है? अगर आप कभी हिंदी आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो टहलना भी एक तरीके से क्रिया ही होती है। बट बेटा यहाँ पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है, अंतर करके बताना है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अब मैम ये प्रतिवर्ती क्रिया बोले तो कौन सी क्रिया? बेटा इसे इंग्लिश में पता है हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन में और टहलने में क्या कोई अंतर है भी? यस बिल्कुल है, डेफिनेटली है। हमने हमारे सेशंस में पढ़ा है टहलना एक क्रिया तो है ही, लेकिन इसमें हमारे शरीर का कोई ऐसा भाग है जो नियंत्रित करता है इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को टहलने की। वहीं अगर आती है प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे सुनना, टहलना एक नॉर्मल क्या हो जाएगी, या सामान्य क्रिया हो जाएगी। जैसे टहलना है, मेरा मन कर रहा है मैं तो टहल रहा हूँ, तो ये एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई ये अचानक से होने वाली क्रिया है। क्या कहा मैंने आपसे कि भाई ये सडनली अचानक से होने वाली क्रिया है, जिस पर हमारा कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कैसी होती है बेटा? अनैच्छिक होती है। समझ रहे हो? ये अचानक से होने वाली अनैच्छिक क्रिया होती है ना, जिसके बारे में जब ये अचानक से हो जाती है फिर हम सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, है ना। रिएक्ट तो हम कर जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? हमारे बॉडी का एक पार्ट है, हमारे बॉडी का एक सेक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं बेटा। जिसे हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में जो कि क्या कहलाता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना, या मैं कह सकती हूँ बेटा इसे कंट्रोल करना। क्यों कंट्रोल करना? क्योंकि अचानक से होने वाली क्रिया होती है, जिसे नियंत्रित करने का काम ही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन
और यानी जिसे नियंत्रित करने का काम ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बेटा मेरुरज्जु करती है। मेरुरज्जु कहाँ पाई जाती है? सो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है, जब हमने पूरे ब्रेन का डायग्राम देखा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है वहां से ये स्टार्ट होती है और हमारे हिप के ठीक ऊपर तक जाती है ना, ऊपर से थोड़ी सी मोटी और नीचे जाते जाते बिल्कुल पतली सी ये हो जाती है। और इसी के चारों तरफ क्या पाई जाती है बेटा? सो इसी के चारों तरफ पाई जाती हैं हमारी स्पाइन, हमारी बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से होती है और नीचे तक जाती है और ठीक इसी के चारों तरफ ही क्या पाई जाती हैं? हमारी रीढ़ की हड्डियां यानी कि बेटा बैकबोन्स पाई जाती हैं। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग होते हैं। हाँ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ही चारों तरफ हमारी बैकबोन होगी, ये तो हमें बोलना है, ठीक है। तो हमने जान ली कहानी कि रिफ्लेक्स सेक्शन जो होती है अचानक से होने वाली क्रिया है, अनैच्छिक क्रियाओं को ये क्या करती है? नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का बेटा काम करती है, ठीक है। चलो, तो टहलना एक अलग चीज हो गई, प्रतिवर्ती क्रिया एक अलग चीज हो गई। चलिए इसे आंसर के रूप में हम देखते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यह अचानक ही होती है ना, बहुत सोच विचार करके नहीं होती है, जबकि टहलने में हम सोच समझकर निर्णय लेकर इच्छित गति करते हैं। एक बात बताओ, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तो टहलूंगी, तो इसमें मैंने विचारा, सोचा और मैंने सोचा कि आज मेरी इच्छा हो रही है, तो ये मेरी इच्छा पर निर्भर है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि मैं बैठी हुई हूँ अभी अचानक मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड ऑल ऑफ सडन मैंने चलना स्टार्ट कर दिया? तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। चलना स्टार्ट कर दिया साइंस की क्लास मैंने छोड़ दी और मैंने टहलना शुरू कर दिया। आप मुझसे अभी बढ़िया अच्छे से टेबल पर बैठे कॉपी पेन लेकर मेरी क्लास देख रहे हैं, अचानक से टहलना शुरू कर दिया, ये नहीं हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मन करेगा, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा। और रिफ्लेक्स एक्शन से होने वाली क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ये अचानक ही होती है, जैसे किसी गर्म हाथ पर लगने पर, गर्म चीज पर हाथ लगने पर झटके से हाथ का पीछे हटना, समझ रहे हो। सो पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जबकि टहलने में हम सोच समझकर निर्णय लेकर इच्छित गति करते हैं, जो मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग द्वारा नियंत्रित होती है। अनुमस्तिष्क नाम तो आपने सुना ही होगा, इसे और किस नाम से जाना जाता है बेटा? सो इसे हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सो बेटा इसे हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं, जो किसका भाग होता है? सो ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। ये पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है बेटा? एक हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है हमारे चलते समय, बोलते समय, गाते समय, दौड़ते समय, ड्राइव करते समय, इन सारी क्रियाओं को लेकर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको उम्मीद तो मुझे पूरी है कि अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है। तो भाई डिफरेंस तो है, अंतर तो है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भैया सेकंड क्वेश्चन, जिसे हम दूसरा प्रश्न बोलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरा ही प्रश्न बोलेंगे। सो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स से क्या होता है। आपको याद है कि जब मैंने बताया था कि जो एक न्यूरॉन होता है और दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ता है, इनके जुड़े ऐसे चिपका नहीं रहता है, इनके बीच में गैप होता है जो इनको आपस में जोड़े रखता है। सो वही सेक्शन क्या कहलाता है, जिसका काम ही इनको आपस में जोड़े रखना, इन दोनों के बीच में ही वो पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या कहलाता है? ये सिनेप्स कहलाता है ना। और दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके बीच में सिनेप्स से क्या होता है, क्या रोल होता है इसका? तो सुनो, दो तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब भी मैंने आपको बोला ना कि ये आपस में चिपके नहीं रहते, बिल्कुल ऐसे चिपक गए नहीं, इनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस होता है, वही क्या कहलाता है बेटा? सिनेप्स कहलाता है। समझे? उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्स बोलते हैं। एक्सोन के अंतिम सिरे विद्युत आवेग के कारण कुछ तंत्रिका प्रेक्षक रसायनों का विमोचन करते हैं, है ना, बोल सकते हैं उसको मुक्त करते हैं, और ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक विद्युत आवेग
या हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं जानकारी को बिल्कुल शान से पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? सिनेप्स का, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम ही किसने किया है? सिनेप्स ने किया है। क्लियर? और ये एक तंत्रिका जो है, एक न्यूरॉन जो है, उसमें तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा जो होता है वहां से दूसरे न्यूरॉन के बीच का ये गैप होता है। ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में एक रिक्त स्थान होता है, एक ब्लैंक स्पेस होता है बेटा। रिक्त स्थान बोले तो एक ब्लैंक स्पेस होता है, समझे कि नहीं समझे? और उस ब्लैंक सिनेप्स को ही हम ब्लैंक स्पेस को ही हम सिनेप्स बोलते हैं। एक्सोन के अंतिम सिरे विद्युत आवेग के कारण कुछ तंत्रिका प्रेक्षक रसायनों का विमोचन करते हैं और ये रसायन सिनेप्स को पार कर देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, जो उसमें केमिकल्स या रसायन होते हैं, और अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक उस आवेग, विद्युत आवेग तक ये पहुंचती है। ठीक है। ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां पर न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने ये जाना। क्योंकि न्यूरॉन का हमारे शरीर में एक विशिष्ट कार्य होता है। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं, जैसे वेन्स फैली हुई होती हैं, जैसे आर्टरीज फैली हुई होती हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स भी फैले हुए होते हैं, जो कई सारी चीज़ों में हमारी सहायता करते हैं। मतलब ये शरीर जो ऐसे चल पा रहा है ना मेरा, मैं आपको इतने आसानी से, इतना इजीली, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा पा रही हूँ और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, सब चीज़ों के पीछे रीज़न है। और वो रीज़न क्या होता है बेटा? वो रीज़न ही होता है क्या? हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। याद है ना आपको कि जो न्यूरॉन है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, सो बेटा ये क्या होती है? याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? मानव शरीर की बेटा ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 होता है यहाँ पर डन डना डन डन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? एक बात बताओ, हमारा ब्रेन इतने सारे काम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, अच्छा ये बिल्कुल ना ऐसे फिक्स्ड नहीं है मेरे ब्रेन में, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना क्या है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं शब्द भी वैसे चूज कर रही हूँ, सिस्टमैटिक तरीके से बोल भी रही हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। सो ये कर क्यों पा रही हूँ मैं? क्योंकि मेरा ब्रेन मेरी क्या कर रहा है बेटा? हेल्प कर रहा है ना। और हम सबका ब्रेन पता है कैसा होता है? सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेन कुछ अलग काम कर रहा है और आपका बिल्कुल स्लो काम करेगा, ना जी ना। मेरा ब्रेन जो काम कर रहा है और आपका ब्रेन जो काम करता है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, बस यूज करने के ऊपर है। कुछ लोग अपने दिमाग का बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग उसका सदुपयोग करना ही नहीं चाहते हैं, पर उसमें जंग लग जाती है ना। वो वाली लोहे वाली जंग नहीं लग जाती है, ऐसी जंग लग जाती है कि वो बिल्कुल हम करना नहीं चाह रहे। तो ये कहावत है। वरना आप सोचो मैम हमारे ब्रेन में लोहे की जंग लग सकती है क्या? तो वो उस जंग की बात नहीं चल रही है। कई बार बोलते हैं ना, अरे अपना दिमाग यूज किया अगर, वरना तेरे दिमाग में जंग लग जाएगी। तो उस सेंस में आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, हमारा ब्रेन कितनी हेल्प करता है। जैसे आप मुझसे भी पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स एक बार में समझ पा रहे होंगे भाई, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम भी लगता है। मैं तो सबके पक्ष में बात करती हूँ हमेशा से कि कोई 1 टाइम में ही समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। किसी को बहुत टाइम लग रहा है तो भी कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो ना, अपना 100% तो दे रहे हो ना, तो आप करो ट्राई। अगर आपके फ्रेंड को 10 मिनट में कोई चीज़ समझ में आ रही है और आपको 30 मिनट में, तो आप 30 मिनट दो ना। पढ़ाई करनी है ना आपको, मेहनत करनी है ना आपको, तो दो। फिर धीरे धीरे आप उसकी हैबिट तक भी पहुंच जाओगे। ओके, तो सुनो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अब भी पढ़ा जस्ट हमने, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है बेटा? पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण तथा शरीर की स्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ अभी बिल्कुल ऐसे लुढ़क फड़क नहीं रही हूँ, सही तरीके से चल रही हूँ, सही तरीके से बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा भी नहीं रही है। मतलब इसने मेरे बॉडी में जो ये इतना अच्छे तरीके से संतुलन है, या पूरी बॉडी जो बैलेंस्ड है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सो ये रीज़न है बेटा हमारे अनुमस्तिष्क का, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेरिबेलम बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ इसकी लोकेशन क्या होती है।
अब भी जस्ट मैंने सेरिबेलम लिख दूं पहले पूरा, है ना। अच्छा, अब भी जस्ट मैंने आपको इसकी क्या बताई है, लोकेशन, मतलब लोकेशन नहीं, मैंने आपको बताया कि किसका पार्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3। ये वाला पूरा सेक्शन हमारा अग्र मस्तिष्क के सेंटर में मध्य मस्तिष्क है, और बेटा ये सबसे पीछे हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क होगा। समझे कि नहीं समझे? तो पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण तथा शरीर की स्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है। हमने क्या देखा, सेरिबेलम क्या काम करता है भाई, हमारे बॉडी में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं तो उस पर कंट्रोल करता है। जैसे मेरा मन कर रहा है मैं चल रही हूँ तो इस पर इसने मेरा कंट्रोल किया है ना। मेरा मन कर रहा है मैं दौड़ रही हूँ, इसमें इसने कंट्रोल किया है। मेरा मन कर रहा है मैं बोल रही हूँ तो सही तरीके से बोल पा रही हूँ, इसमें इसने ही मेरी हेल्प की है। समझ पा रहे हो? तो सेरिबेलम की पता है लोकेशन क्या होती है, तो चलो मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देती हूँ, है ना। पूरा डायग्राम तो नहीं बना रही हूँ बेटा मैं, इसका समझाने के लिए बस आपको इसका मेन लोकेशन बता रही हूँ। ये होती है बेटा इसकी मेन लोकेशन, समझ पा रहे हो? ये ऐसा जाता है, ये ऐसे जाता है, और यही वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, बस यही है सेरिबेलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। जिनको सेरिब्रम एकदम से अगर ध्यान आ रहा होगा ना बेटा, वो हमारे फोर ब्रेन में मतलब फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, और ये प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। सो सेरिब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट हो जाएगा, और जो सेरिबेलम है वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने जान लिया, इसकी लोकेशन भी हमने देख ली। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। भाई हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, समझ रहे हो? अगरबत्ती की जो गंध है उसका पता हमें लगता कैसे, क्या रीज़न है कि हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती से गंध आ रही है ना, मतलब अगरबत्ती से स्मेल जो है वो आ रही है। तो सुनो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। हाँ, हमें सबसे अच्छे से पता है, जिसको नहीं पता है बेटा ध्यान से सुन लो। हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो बेटा चंगो मंगो अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये पता है क्या होता है? सो भैया ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या कहा बेटा मैंने आप सभी से कि ये हमारे मस्तिष्क का क्या है बेटा, सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। और यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होने के साथ साथ सबसे, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी होता है बेटा, है ना। ये सबसे विकसित भाग भी होता है, यानी कि हमारे ब्रेन का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट भी यही होगा। अग्र मस्तिष्क में भी पूछेंगे ना कौन सा, क्योंकि इसमें तो सेरिब्रम भी है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब है ना बेटा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेरिब्रम होता है ना, यानी कि बेटा जो प्रमस्तिष्क होता है, समझ रहे हो, यानी कि बेटा जो क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। सो वही क्या कहलाता है, सो वही कहलाता है सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का घ्राण पिंड होता है, और ये घ्राण संवेदी होता है, जिसकी सहायता से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा लेते हैं। ओके, चलो अगली कहानी की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आप सभी के सामने। प्रतिवर्ती क्रिया में मनुष्य की क्या भूमिका है? बेटा जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है ना, प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें हमारे मस्तिष्क की, ब्रेन का क्या रोल होता है, मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? सो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की पहली बात तो कोई भी भूमिका नहीं है। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है भैया? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का काम अलग है, हमारे ब्रेन का काम अलग है। ये दोनों ही हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो सुनो, प्रतिवर्ती क्रिया में मनुष्य की कोई भी भूमिका नहीं है, मस्तिष्क की कोई भी भूमिका नहीं है। और प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया होती है। इसमें कोई ग्राही अंग सूचना ग्रहण कर इसे अभिवाही तंत्रिका तंतु के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में
तथा यहाँ से प्रेरक तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रभावी अंग तक पहुंचाता है और हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तभी तो हम कहते हो, अरे अचानक से ऐसा हो गया, अच्छा है कि मेरा हाथ पीछे हो गया, अच्छा है मैं पीछे हट गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता अभी, है ना, उस सेंस में। अभी और सुनो इसे, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो कोई भूमिका नहीं है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि ये दोनों ही एक सेक्शन के पार्ट हैं, प्रतिवर्ती क्रिया नहीं। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। सो मैंने लिखा है यहाँ पर, जगह नहीं है, रुको नीचे लिख दूँ। सो मैं लिख रही हूँ बेटा यहाँ पर क्या, सो मैंने लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पर? सो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो बेटा हम हमारा प्यारा सा ब्रेन पढ़ते हैं, जो हमारी बहुत हेल्प करता है एक्चुअली में। और दूसरा क्या पढ़ते हैं? चंगू मंगू। सो हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक है, तो हमने क्या देखा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और स्पाइनल कॉर्ड ही प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो कोई भूमिका इसके लिए अलग से नहीं है, क्योंकि इसका काम अलग है। प्रतिवर्ती क्रिया का काम ऑब्वियसली इसी को ही नियंत्रित करना है, इसको उसको नियंत्रित करना है। और ब्रेन का काम तो बिल्कुल डिफरेंट है। समझे कि नहीं समझे? सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया प्लांट हार्मोन क्या है? क्या बात है भाई, पादप हार्मोन के बारे में बात चल रही है, यानी कि बेटा किसके बारे में बात चल रही है? प्लांट हार्मोन के बारे में बात चल रही है। देखो भाई, प्लांट हार्मोन जो है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ से रिलेटेड और उसकी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड ये होते हैं। अब जैसे हमारे बॉडी के हार्मोन्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हमारे बॉडी के हार्मोन्स कैसे होते हैं? अलग। सो सेम प्लांट्स के भी कैसे होते हैं? अलग। हमारे बल्कि ग्लैंड्स भी अलग है। प्लांट्स की जो ग्रंथियाँ, अच्छा प्लांट्स में तो ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, सो सॉरी, में हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है ना वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक वर्क के लिए होती है। और प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, विशेष काम होता है। सो दोनों में क्या है? डिफरेंस। और ग्लैंड्स ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? हमारे में। ठीक है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड सुना है आपने, अंतःस्रावी जो ग्लैंड ग्रंथि, उसके बारे में सुना होगा, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, सो प्लांट हार्मोन क्या है? तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि भाई क्या है। तो पादप हार्मोन्स विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कभी अगर बेटा आ जाए ना लिखने को, जिसके पूरे चांसेस हैं कि हाँ ऐसा कुछ आ सकता है, क्योंकि पहले भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। सो पादप हार्मोन क्या है? सो बेटा प्लांट हार्मोन्स विशेष प्रकार के जो जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं ना बेटा, ये उनसे मिलकर बने होते हैं। प्लांट हार्मोन विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पादपों में जो वृद्धि होती है, यानी जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है, उसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। और प्लांट्स के तो कई सारे हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, याद आ रहा है? ऐसे कुछ हमने हार्मोन्स पढ़े हैं। हाँ, सो प्लांट्स पादप हार्मोन्स विशेष रूप से जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पादपों में वृद्धि तथा विकास, उसके डेवलपमेंट को नियंत्रित करने का काम करते हैं। सो प्लांट्स की जो जड़ें वृद्धि करती हैं, उनके तने के शीर्ष वृद्धि करते हैं। ऊतकों का तो एक अलग रोल होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट हार्मोन होते हैं जिनका प्लांट्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में अलग से जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इन्हें वृद्धि नियामक हार्मोन्स भी कहा जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं। और सामान्यतः ये पादप की जड़ या तने के शीर्ष से ही स्रावित होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो जड़ होती है ना, यानी उनका जो रूट्स होता है वहाँ से और तने के शीर्ष से ही स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। जैविक क्रियाएं मतलब भाई प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं करनी पड़ती है, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसको जो है श्वास लेना पड़ता है। और प्लांट्स ऐसे सांस नहीं लेता है। प्लांट्स जो खाना बनाता है उसको सिंपली सांस ऐसे नहीं लेना होता है कि प्लांट्स के पास अलग से लंग्स है, नहीं।
प्लांट्स क्या करता है भैया, तो वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। उसके पास अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसे हमारे पास होता है। पर प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए प्रोसेस करनी पड़ती हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारी तरह क्रियाएं नहीं करता कि भैया उसने क्या किया, उसके पास लीवर भी है, किडनी भी है, लंग्स भी है। नहीं, ऐसी वाली क्रियाएं वो नहीं करता है। पर एक सभी सजीव जीव जैविक क्रियाएं तो करते हैं जिंदा रहने के लिए। समझ गए हो ना। अब बात आती है, अब जैसे तुम उसे पानी मत डालो, वो डेड हो जाएगा, है ना। एक दिन सरवाइव कर पाएगा, बहुत हुआ तो 2 दिन सरवाइव कर पाएगा। मान लो घर पे कहीं पर उसे उगाने की कोशिश करो, फिर वो मुरझाना स्टार्ट कर जाएगा। सो उसे जिंदा रहने के लिए सनलाइट देना पड़ेगा आपको सही मात्रा में पानी प्रोवाइड कराना होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना होगा। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें। मिट्टी कैसी है ये भी मैटर करता है, तो सारी चीज़ें हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। और हाँ, प्लांट्स में कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, हमारे में ग्लैंड्स होती हैं। और पादप में क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स, और बहुत सारे हार्मोन्स इसमें होते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने छुई मुई का पौधा सुना है कभी? अरे देखा होगा यार, बिल्कुल सुना क्या, देखा होगा। और आपने उसे स्पर्श भी किया होगा, टच भी किया होगा। जैसे ही हम उसे स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम उसे टच करते हैं, तो वो मुरझाना स्टार्ट कर देती है। मैंने इसे बहुत अच्छे से आपको कहाँ पढ़ाया था, जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, तो वहाँ पर मैंने छुई मुई के पौधे के बारे में बता के रखा है ऑलरेडी, है ना। तो सुनो, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो सुनो, जानते हैं। और ये प्ररोह क्या होता है बेटा, ये शूट सिस्टम होता है। एक होता है प्ररोह तंत्र और एक होता है जड़ तंत्र। अभी बताऊंगी क्या होता है इंग्लिश में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर। सो इसे हम बेटा शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सुनो, छुई मुई के पादपों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखो, छाप लो अपने दिमाग से कि छुई मुई के जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो गति करते हैं, जैसे हमने उसे स्पर्श किया और वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, मुरझा जाते हैं ना, तो ये जो गति है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। ये गति स्पर्श के कारण पत्तियों की कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन से होती है। और पादप में गति करने के लिए ये कोशिकाएं ना जल की मात्रा में चेंज करती हैं। तो जैसे ही पानी की जो उसमें संग्रहित पानी है ना, जैसे ही उसकी मात्रा में चेंज होता है ना, तो वो अपनी आकृति को भी बदल देती है। यही सेम हमने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, परिवर्तित होती हैं। जैसे क्या बोला है, ये गति स्पर्श के कारण, हम जैसे ही उसे स्पर्श करते हैं सो पत्तियों की कोशिकाओं में स्फीति आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, स्फीति में परिवर्तन आ जाता है और उसमें संग्रहित जो जल होता है उसके कारण ये अपनी आकृति में परिवर्तित हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी होती है। जैसे हमने जैसे स्पर्श किया ना, तो वो सिमटती हुई चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो खुलना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा नहीं परमानेंट वैसी ही रहेंगी। ओके, सो छुई मुई पादप के पत्तियों की गति प्रकाश के प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो ये हमने जान लिया, क्योंकि प्रकाश के प्ररोह की गति, मैम ये प्रकाश का प्ररोह क्या होता है, शूट सिस्टम बोले तो क्या बेटा, ये रहा कोई प्लांट का ये बिल्कुल जड़ वाला सेक्शन, ठीक है, और ये उसका पूरा ऊपर का भाग है, ठीक है। तो उसके ऊपर के भाग में फूल, फल, पत्ती सब कुछ रहेंगे। ये वाला पूरा पार्ट जो है इसी को हम बेटा शूट सिस्टम बोलते हैं, समझ रहे हो। यानी यही पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र, और ये वाला पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, जड़ तंत्र। सो प्रकाश की ओर जो प्ररोह की गति होती है ना, वो प्रकाशानुवर्तन गति के कारण होती है, क्योंकि वो प्रकाश की ओर हो रही है जहां से प्रकाश आता है, ठीक है। सो वो गति अलग हो गई और इसकी गति जो है अलग हो गई। क्यों होती है गति, तो ये मैंने बता दी। और प्रकाश के कारण प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन गति के कारण होती है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फिर नेक्स्ट आएंगे अब हम हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भैया एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। किसको भाई, जो वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ होती है उसे इंक्रीज करने का क्या करता है बेटा, काम करता है। सो एक पादप हार्मोन का उदाहरण भैया ऑक्सिन इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है। मैं आपको बताऊं, सारे प्लांट हार्मोन के नाम याद कर लेना, कई बार ना एमसीक्यूज वाले सेक्शन में इन सभी की नेमिंग पहचानने को आ जाती है, ठीक है। सो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बेटा क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। सो नाउ अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। भैया किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है? तो ऑक्सिन एक क्या होता है बेटा? प्लांट हार्मोन होता है ना। अब भी जस्ट हमने जाना कि भैया ये क्या है? एक पादप हार्मोन होता है जो पादप की वृद्धि से संबंधित होता है, जड़ों और शीर्ष में वृद्धि से ये संबंधित होता है। अब मैम ये प्रतान बोले तो बेटा टेंडल्स होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स में ऐसे उलझे उलझे हुए से, थोड़े से लंबे से, थोड़े से फ्लेक्सिबल ये प्रतान टेंडल्स जो है वो पाए जाते हैं। सो किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, ये हमें बताना है। तो सुनो, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को समसूचित करता है तब ऑक्सिन नामक प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि भैया कि जब वृद्धि यानी कि जो ग्रो करता हुआ प्लांट होता है ना, जो ग्रो करता हुआ बेटा क्या होता है, पादप यानी कि जो प्लांट होता है ना, वो प्रकाश को क्या करता है, समसूचित करता है तथा ऑक्सिन नामक प्लांट हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित हो जाता है और उसके अग्रभाग की वृद्धि करना शुरू कर देता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में ऑब्वियसली क्या करेगा, वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है। इतनी कहानी समझ में आई। अब क्या होता है भाई, और हाँ ये प्ररोह बोले तो भाई एक होता है जड़ तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्ररोह बोले तो ऊपर वाला पूरा सेक्शन, सो उसमें भी तने की वृद्धि की बात चल रही है ना, प्ररोह की भी अग्रभाग की बात चल रही है। ठीक है, अब कहाँ तक हो गया था, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है, जब प्लांट पर एक साइड से लाइट आ रही होती है तब पता है क्या होता है, ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के जो छाया वाला भाग होता है ना भाई, वहां चला जाता है। जब जहां से लाइट आ रही होती है वहां पे ना रहकर जो उसका प्ररोह का छाया वाला भाग होता है ना, ये वहां चला जाता है। ये धूप वाले भाग में, सन वाले पार्ट में नहीं मिलेगा। प्ररोह के प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में बढ़ने के लिए उद्दीप्त करता है, उसको उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है, जागृत करता है और वे प्रतान की यानी जो टेंडल्स होते हैं ना, उसकी सहायता से किसी दूसरे पादप या बाड़ के ऊपर चढ़ता है। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। थोड़े से स्पर्श के लिए कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे प्रतान को पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं, नहीं, फ्लेक्सिबल तो ये है पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी है कि हम जरूरत से ज्यादा उसे नहीं मोड़ सकते, टूट जाएगा। तो ये प्रतान स्पर्श के लिए कैसे होते हैं, थोड़े से संवेदनशील होते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतान का वह भाग तेजी से वृद्धि करता है जो वस्तु से दूर रहता है और वह वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। ठीक है, तो ये थी कहानी जो हमने इसकी जान ली। एंड नाउ अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर बेटा किसकी तरफ, 5 की तरफ। सो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, यानी आगे के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर करते चलना, चीज़ें क्लियर होते चल रही हैं, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, बस यही करना है हमको। सो जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। आपको याद है हमने प्रकाशानुवर्तन पढ़ा है, गुरुत्वानुवर्तन पढ़ा है, जलानुवर्तन पढ़ा है, ये सब पढ़े हैं ना, उन्हीं में से हमें यही पढ़ना है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। लो भैया कर दिया अभिकल्पना। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग निम्न चरण में यहाँ पर दिया गया है और वो क्या है तो सुनो। एक गमले में लगा हुआ पादप लीजिए भैया, एक गमला लिया, उसमें जो है प्लांट को लगा हुआ पादप लिया। सो एक गमले में लगा हुआ पादप लीजिए, तो ठीक है, एक गमले में प्लांट लगा था, हमने वो ले लिया, जिसकी जड़ें गमले से पार हो या इसकी तली तोड़ दी गई हो, या तो उसकी जड़ें क्या हो, गमले से पूरी तरह से पार हो गई हो, या तो उसकी जो तली है उसे तोड़ दिया गया हो। इस गमले को, है ना, इस गमले को पृथ्वी के समानांतर इस प्रकार रखिए कि इसकी कुछ जड़ें जो है वो जल में डूबी हो। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो, इसे कुछ ऐसे रखना है कि इसकी जो कुछ जड़ें हैं ना वो क्या होंगी भाई, ये जड़ों की वृद्धि की दिशा है, और इसकी जो कुछ जड़ें होंगी वो जल में कैसी होंगी, डूबी होंगी, कुछ इस तरह से इसे हमें रखना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कहाँ गए कि इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो 3 या 4 दिन बाद पादप की जड़ें जल की तरफ हमको मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जी हाँ, यही तो जलानुवर्तन गति होती है। जो गुरुत्वानुकर्षण गति होती है, गुरुत्व के कारण आकर्षण होने के कारण वो गति होती है ना। इसी के साथ प्रकाशानुवर्तन गति जो होती है वो प्रकाश के कारण, जहाँ
प्रकाश आ रहा था उसी की तरफ वो हो रही थी। तो यहाँ पर भी जहाँ जल की तरफ दिशा, जैसे कि ये जल है, ये कीप है, कीप का प्रयोग किया है और इसमें क्या है भाई, जल है, और यहाँ पर क्या है, मिट्टी है। सो ऑब्वियसली इसकी जो जड़ें हैं बेटा, अगर वो गति करना स्टार्ट भी करती हैं तो वो किसकी साइड करेंगे, ऑब्वियसली इस कीप के साइड करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, जल उसको मिलेगा, है ना। सो एक गमले में लगा हुआ पादप लीजिए जिसकी जड़ें जो है वो गमले से पार हो या इसकी तली जो है वो तोड़ दी गई हो, ऐसा बोल सकते हैं। और इस गमले को बेटा, इस गमले को हमने क्या बोला है, पृथ्वी के समानांतर इस प्रकार रखिए कि इसकी कुछ जड़ें जो है ना बेटा वो जल में डूब जाए, ठीक है। और इसे कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, 3 या 4 दिन बाद पादप की जड़ें जो है वो जल की तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होती, इसी को ही हम जलानुवर्तन गति बोलते हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है भैया, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी कि जंतुओं में बेटा रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये हमें सिंपली यहाँ पर बताना है। सो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती हैं। हमारे में क्या होता है भैया, इन रासायनिक समन्वय की बात चल रही है, ये रसायनों की बात चल रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी में, शरीर, प्लांट्स में नहीं है ये सिस्टम, किस में है, हमारे में है। सो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती हैं और ये रसायन या हार्मोन जंतुओं को सूचनाएं संचरित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये जो रसायन होते हैं या जो हार्मोन है, आप इन्हें रसायन बोल दो या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स होते हैं। सो ये रसायन या हार्मोन जंतुओं को सूचनाएं संचरित करने के साधन के रूप में एक्चुअली प्रयुक्त होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है, बिल्कुल सही। जितने भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं ना बेटा, जितने भी ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये सीधा जाकर किस में मिल जाते हैं चंगू मंगू, तो ये सीधा जाकर मिल जाते हैं ब्लड में। किस में जाकर मिल जाते हैं, तो ये सीधा जाकर मिल जाते हैं ब्लड यानी कि रुधिर में। तो हमने क्या देखा, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं, जो कि हमारी एड्रीनल ग्लैंड से ही निकलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि तो ये जो है सीधा ब्लड में मिलते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक इजीली पहुंच जाते हैं। देखो भाई, अगर हार्मोन है वो ब्लड में मिलेंगे तो ब्लड से पूरे बॉडी में जाएंगे, क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी में फैला होता है ना। अरे भाई, ये जो ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में फैला है और पूरे शरीर का लगभग 7 से 8% भाग ही ब्लड है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता रहता है ना। सो अब हमने क्या देखा, ऊतकों में जो टिश्यूज होते हैं ना बेटा, उनमें विशिष्ट गुण होते हैं जो अपने लिए आवश्यक हार्मोन की पहचान कर उनका उपयोग बाहरी या भीतरी स्तर पर करते हैं। विशिष्टीकृत कार्यों को करने वाले अंगों से समन्वय कर वे हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव दिखा देते हैं, क्योंकि हर एक हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए है और एक स्पेसिफिक ग्लैंड से निकलता है, एक विशिष्ट ग्रंथि से ये निकलता है। सो वो विशिष्ट ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है जो विशिष्ट हार्मोन को स्रावित करती है और विशेष काम के लिए होती है और ब्लड में जाकर मिला देती है, ताकि वो जो काम करे वो पूरे शरीर में ही उसका असर हो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। इसलिए दी जाती है बेटा कि हमारे बॉडी में आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता तो है। जैसे भैया आपको किस किस की आवश्यकता होती है, जैसे आपके शरीर में क्या होना चाहिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, है ना, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में भाई प्रोटीन भी तो इम्पॉर्टेंट है, सो ये भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फैट भी इम्पॉर्टेंट है, वसा भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें जो है चाहिए होती हैं। अब बात आती है कि ये बैलेंस्ड होता है तो बॉडी में आयोडीन युक्त नमक भी चाहिए। अब आप सोचो कि नमक से बनी किसी भी चीज़ को ना खाओ तो आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण आपको एक गॉइटर, घेंगा नाम की बीमारी हो सकती है। आपने जनरली देखा होगा ना, कुछ कुछ लोग होते हैं उनका ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा निकला हुआ सा होता है, बाहर साइड होता है। इस सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, इस सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ही यही होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते इस चीज़ को, वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं या तो नमक को टच भी नहीं करते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, हमारे बॉडी में इसका संतुलित तो होना आवश्यक है।
अगर नहीं होगा तो इसकी कमी होगी। तभी तो बोल रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है बेटा क्योंकि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन जो होता है वो अवटो ग्रंथि यानी हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना बेटा, हमारी जो अवटो ग्रंथि बोले तो बेटा जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, सो अवटो ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय हेतु थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। एक्चुअली में हमारे गले में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है जिसे हिंदी में हम अवटो ग्रंथि बोलते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में है ना, ये रक्त में जाकर तो मिल जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? सो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सबके उपापचयन में ये क्या करती है? हेल्प करती है। अब हमने क्या देखा, ये हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए भी उत्तरदायी होती है और आयोडीन की कमी से फिर क्या होता है? घेंगा या घेंगा रोग हो जाता है। रीजन है बेटा इसके होने से, जैसे मैंने बोला ना, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भैया आपको कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा रोग या फूली हुई गर्दन जिसे हम कहते हैं। क्यों होगा? क्योंकि बेटा हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, है ना, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं आपको पता है? फॉलिकल्स होते हैं। क्या बोला बेटा मैंने आपसे कि यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे बहुत सारे पता है क्या होते हैं बेटा? फॉलिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पुट्टिकाएं बोलते हैं। हिंदी में ये पुट्टिकाएं हैं। आपको पता है किसकी बनी होती है, मतलब इनमें क्या भरा होता है, क्या पाया जाता है? सो इनमें आयोडीन युक्त घोल होता है। क्या होता है इनमें? सो इनमें आयोडीन युक्त घोल होता है। अब क्या होता है बेटा कि ये फॉलिकल्स क्या करते हैं? मान लीजिए आपके बॉडी में आयोडीन युक्त नमक की क्या है? कमी है, तो आपको बॉडी में क्या होगा? ऑब्वियसली ये फॉलिकल अपने साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये अपने बॉडी में अपने फॉलिकल्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट मीन्स आपको एक बीमारी हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं? उस बीमारी को ही हम गॉइटर यानी घेंगा रोग बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह ही क्यों दी जाती है? कैसा नमक जो आयोडीन से युक्त हो, क्यों इसकी सलाह दी जाती है? ताकि हमें ऐसे गॉइटर घेंगा नाम की बीमारी ना हो। एक मम्स नाम की बीमारी भी होती है गलसुआ, वो इस साइड होती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करती है और ये वाला सेक्शन सूज जाता है। मुझे हुई थी जब मैं छोटी थी, बड़ी पेनफुल होती है वो। हाँ, गॉइटर घेंगा एक अलग बीमारी और है ना, वरना पता चला किसी का ये सेक्शन सूजा हो इतना, आप बोल दो कि अरे तुम्हें तो घेंगा रोग हुआ है। घेंगा अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेनलिन एक हार्मोन है बेटा, हमारे बॉडी से निकलने वाला एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी से स्रावित होता है। तो जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो बेटा होता यह है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो ये हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, मतलब हमारी जो हार्ट रेट होती है ना, हृदय की जो धड़कन होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। और यकृत से ग्लाइकोजन अधिक ग्लूकोज को उत्सर्जित करना लगता है और हृदय की बढ़ी हुई धड़कन पेशियों को अधिक ऑक्सीजन वितरित करती है और पाचन तंत्र तथा त्वचा के रक्त की आपूर्ति पेशियों के सिकुड़न के कारण फिर कम हो जाती है। जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इसके कारण ये कम हो जाती है और हमारे ब्लड को मसल्स की ओर मोड़ दिया जाता है ना, रक्त को पेशियों की ओर क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। अब बात आती है, शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए श्वास दर भी बढ़ जाती है और इस प्रकार हमारा शरीर आपात स्थिति से निपटने के लिए करो या मरो जैसी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। तभी तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इसे हम F3 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। कहाँ से ये स्रावित होता है? पहली बात तो हम इसे F3 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और ये आपातकालीन हार्मोन भी होता है। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? सो ये आपातकालीन हार्मोन या फिर बेटा जिसे हम संकटकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। और चंगू मंगू ध्यान से सुन लीजिए कि ये कहाँ से स्रावित होता है। सो ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है, यानी कि हमारी अधिवृक्क ग्रंथि से ये क्या होता है? स्रावित होता है। क्लियर? चलिए,
जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो ये हृदय की धड़कन को इंक्रीज कर देता है और हृदय से ग्लाइकोजन अधिक ग्लूकोज को सर्जित करना स्टार्ट कर देता है। हृदय की बढ़ी हुई धड़कन पेशियों को अधिक ऑक्सीजन वितरित करती है और पाचन तंत्र, त्वचा के रक्त की आपूर्ति पेशियों के सिकुड़ने के कारण फिर कम हो जाती है और रक्त को पेशियों की ओर मोड़ लिया जाता है, मसल्स की ओर यहाँ पर मोड़ लिया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए श्वास दर भी इंक्रीज हो जाती है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्या कि भाई मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज है। सो मधुमेह के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, बट रीजन क्या है उसके पीछे तो सुनो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता ना तो आप बिल्कुल वीडियो पॉज करते, अभी रोक देते हो इसे पॉज करके और आंसर खुद से ही लिखना शुरू कर देते, क्योंकि हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा था कि इंसुलिन क्या होता है भैया, एक तरीके का पहली बात तो हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे बॉडी में एक तरीके का बेटा हार्मोन पाया जाता है जो स्रावित होता है और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड से स्रावित होता है ना, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड से, यानी कि बेटा जो मिश्रित ग्रंथि होती है ना उससे क्या होता है, स्रावित होता है। मिक्स्ड ग्लैंड से यानी कि जो मिश्रित ग्रंथि होती है उससे स्रावित होता है। सो इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण, मतलब सही तरीके से सक्रिय या एक्टिव रूप में काम ना कर पाने के कारण, रोगी में अग्नाशय ग्रंथि से अल्प सक्रियता के कारण ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। मान लीजिए कि हमारा अग्नाशय ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली उससे इंसुलिन हार्मोन जैसे स्रावित होना चाहिए वैसे नहीं हो पाएगा, जिससे रक्त शर्करा जो है वो ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इसके शरीर पर आघात परिणाम होते हैं, इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं और इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी की रक्त शर्करा को नियमित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये समस्या जो मधुमेह के रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। एंड फाइनली हमारा ये पाठ्यगत प्रश्न वाला सेक्शन होता है कंप्लीट। उम्मीद तो पूरी है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, ये भी बताइएगा। बाकी मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में NCERT सॉल्यूशन के साथ। लाइक करना है, शेयर करना है और बेटा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बेटा कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ये भी सुन लो कौन कौन से हैं। सो भैया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ भाई YT पर सेशंस ले सकते हैं आप, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारे सेशंस, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।